डिटेक्टिव जी का एक दोस्त अस्पताल में भर्ती है। उसका आज एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए डिटेक्टिव जी उससे मिलने आया था। लेकिन तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है। पास वाले वार्ड में भी एक पेशेंट भर्ती हुआ है जिसका भी एक्सीडेंट हो गया है। उसके वार्ड में और कोई नहीं है, वो अकेला ही लेटा हुआ है और उसके कमरे में पूरा अंधेरा है। तभी डॉक्टर को उसी पेशेंट के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी भागते हुए उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका खून हो गया है। डिटेक्टिव जे भी वहीं था तो वो उनके पास जाता है और उन सब से कहता है, कोई भी लाश के पास मत जाना, मैं डिटेक्टिव जे हूँ, मुझे पहले जांच पड़ताल करने दीजिए। डिटेक्टिव जे ध्यान से देखता है, वहाँ कोई सबूत नहीं था। इसलिए डिटेक्टिव जे ने हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और चंपक की बहन और एक सफाई वाली थी। डिटेक्टिव जे ने पहले डॉक्टर से पूछा तो वो कहता है, मैं तो सर बहुत थक गया था, इसलिए अपने रूम में जाकर सो गया था। मैंने जब पेशेंट के चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत यहाँ भागता हुआ आया। मैं नहीं जानता खून किसने किया है। डिटेक्टिव जे ने अब नर्स से पूछा तो नर्स बोलती है, सर मैं भी सुबह से बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मैं भी आराम कर रही थी। जब मैंने पेशेंट की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आई और यहाँ आकर देखा तो इसका खून हो चुका था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती सर। डिटेक्टिव जी ने चंपक की बहन से पूछा तो वो बताती है, सर मैंने तो उस समय अपना फोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था और मैं पापा से बात कर रही थी, उन्हें भाई की कंडीशन के बारे में अपडेट दे रही थी। मुझे नहीं पता मेरे भाई का खून किसने किया है, शायद इन्हीं दोनों ने किया है, ये नर्स और डॉक्टर ने। आप इन्हें पकड़ लीजिए। पकड़ तो हम लेंगे, आप हमें हमारा काम मत समझाइए, आप बस इन्वेस्टिगेशन में हमारा सपोर्ट कीजिए। बिना सबूत के किसी को नहीं पकड़ा जा सकता, समझिए आप। इसके बाद डिटेक्टिव जे ने सफाई वाली से पूछा तो वो बताती है, मेरा तो सारा काम हो गया था साहिब, इसलिए मैं अपने घर जाने की वाली थी, पर तभी आपने बुला लिया। मैं नहीं जानती ये खून किसने किया है, बस मैं बेकसूर हूँ साहिब। डिटेक्टिव जे अब चारों की बातों को ध्यान से सुनता है और वो तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। चंपक की बहन झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस वक्त चंपक का खून हुआ उस समय पूरे शहर की लाइट चली गई थी, तो वो फोन कैसे चार्ज कर सकती है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है और उसको पकड़ लेता है और चंपक की बहन भी अपना गुनाह कबूल लेती है। बेलापुर नाम का एक घना जंगल था। वहाँ पर बबलू कबूतर अपनी माँ पीलू चिड़िया के साथ रहता था। पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती और उससे जो उसे पैसे मिलते वो बबलू कबूतर की पढ़ाई में लगाती। एक बार पीलू चिड़िया बबलू कबूतर को टिफिन बना के दे रही थी। इस पर बबलू कबूतर बोला, माँ मैं ये रूखी रोटी नहीं ले जाऊंगा, स्कूल में बच्चे एक से एक पकवान लाते हैं, मुझे सूखी रोटी नहीं ले जाना। बेटा बबलू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें रोटी में घी लगा के दे पाऊँ। चल फिर भी मैं सेठ से कुछ काम मांगती हूँ जिससे हमें घी मिल जाए। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया उड़कर सेठ के पास जाती है। पीलू चिड़िया कहती है, सेठ जी मेरे बबलू को घी की रोटी चाहिए, मुझे कुछ काम दीजिए जिससे मुझे घी मिल सके। सेठ उससे कहता है, देखो पीलू चिड़िया, मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, तुम घर का काम कर दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हें घी दे दिया करूँगा। इस तरह से पीलू चिड़िया और मेहनत करने लगी और उसे बदले में घी भी मिलने लगा। घी की रोटियां खाकर बबलू कबूतर तंदुरुस्त होने लगा। लेकिन वहीं पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती, जिसके कारण वो लगातार दुबली पतली और कमजोर होने लगी थी। एक बार बबलू कबूतर के जन्मदिन में पीलू चिड़िया उसे घी के पराठे बना के देती है। बबलू कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी मेरे साथ खाओ। पीलू चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द है, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट और दुखने लगेगा। ऐसा कहकर वो सोने चले जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर किचन में जाकर भगोना खोलकर देखता है, अरे ये क्या, माँ के लिए तो कोई भी पराठा नहीं बचा। लगता है माँ मुझे पूरे पराठे खिला दी और खुद भूखी रह गई। बाद में अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा
तो मुझे जब नौकरी लगेगी तब मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चे से कहती है, वाह मेरे लाडले बच्चे, मैं रानी की तरह रहूंगी। दोनों मुस्कुराते हैं। इस तरह से बबलू कबूतर बड़ा हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी होने पे वो शहर चले जाता है। शहर में बबलू कबूतर की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। इसके बाद बबलू की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद पीलू चिड़िया उसके घर रहने आती है। लेकिन उसकी बहू रिंकी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसे ताने मारती रहती है। साथ ही बबलू कबूतर से उसकी माँ की बुराई करती है। कहती है, अजी सुनो जी, आप एक ऑफिसर हो और आपसे जो भी लोग मिलने आते हैं वो आपकी माँ को देखकर कहते हैं, अरे क्या आपने कोई नौकरानी रखी है? वो हमेशा बेकार कपड़े पहनती हैं और हमेशा गंदी रहती हैं। उनसे कहो कि वो अच्छे से रहें, नहीं तो गांव जाएं। उनकी वजह से हमारी बदनामी होती है। बबलू कबूतर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। इससे अच्छा है कि तुम जंगल में ही जाकर वापस रहो। तुम शहर में रहने लायक नहीं हो। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस जंगल को चली जाती है। अचानक एक दिन बबलू कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। बबलू कबूतर अपने घर आकर अपनी पत्नी रिंकी चिड़िया से कहता है, अरे बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कम से कम एक गुर्दा मिले तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरी मौत भी हो सकती है। वो बहुत कोशिश करता है और बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से एक गुर्दा मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन जब बबलू कबूतर की जान पे बन आती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो एक अनजान मरीज अपना गुर्दा उसे दान देता है, जिससे बबलू कबूतर की जान बच जाती है। उसकी पत्नी रिंकी चिड़िया ताना मारती है और कहती है, देखो जी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हारी जान पर बनाई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। बबलू कबूतर बहुत गुस्से में आता है। हाँ, उनको तो पैसों से मतलब है, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। बबलू हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, बबलू जी, जिसने आपको किडनी दान दी, उस मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या आप एक बार उन्हें देखने आएंगे? और वो वापस हॉस्पिटल जाता है। रिंकी और बबलू जब उस मरीज को देखते हैं जिसने बबलू को गुर्दा देके उसकी जान बचाई, तो वो चौंक जाते हैं। अरे माँ, तुमने मुझे अपना गुर्दा दिया और मेरी जान बचाई। रिंकी चिड़िया भी अपनी सास का बलिदान देखकर रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम भले मुझसे कितनी भी नफरत करो, लेकिन मेरी ममता तुम पर हमेशा रहेगी। और हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। टूनी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कोकिला वहाँ आती है और वो टूनी को देख कहती है, अरे टूनी बहू, ये तूने कैसे रंग बिरंगे रंगों की साड़ी पहन रखी है? क्या आंटी जी, ये अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, चल जो कोई दूसरी साड़ी पहन कर आ, तू नई नवेली बहू है, कुछ अच्छे रंग की साड़ी पहना कर। ठीक है आंटी जी, मैं अभी आपको कुछ साड़ी पहन कर दिखाती हूँ, फिर आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। टूनी अपने कमरे में जाती है और अलग अलग रंगों की साड़ी पहन कर आती है, लेकिन कोकिला को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। लेकिन जब टूनी एक हरे रंग की साड़ी पहन कर आती है तो कोकिला कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है टूनी बहू, वैसे तुझ पर हरा रंग सबसे ज्यादा खिलता है, तू इसी रंग की साड़ी पहना कर। टूनी की तारीफ करके कोकिला वहाँ से चली जाती है और तभी टूनी की सास चंपा भी आती है और कहती है, अरे टूनी बहू, ये साड़ी तो बहुत खिल रही है तुझ पर, ला मैं तेरी नजर उतार दूं, कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। चंपा अपनी बहू को काला टीका लगा देती है और उसकी नजर उतारती है।
और उसकी भलाई भी लेती है। तभी उसका पति सोनू भी उसकी तारीफ करता है। अरे आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, पटाखा लग रही हो। हाँ सच में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं टूनी, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है जो आज बोलूंगा। ये हरा रंग बहुत खिल रहा है तुम पर। अब टूनी को जब सभी से इतनी तारीफ मिलती है तो वो अपने मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझ पे, अब तो मैं यही पहना करूँगी। अब टूनी नॉर्मल दिनों में तो सूट सलवार ही पहना करती, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता या कहीं आना जाना होता तो वो हरे रंग की साड़ी ही पहना करती। एक दिन वो पास के पड़ोस में शादी के लिए हरे रंग की साड़ी पहनकर जाती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और अब तो टूनी और भी पहाड़ पर चढ़ जाती है। हरे रंग की साड़ी पहनने पर मुझे बहुत ही तारीफें मिलती हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही अब टूनी अपनी सभी रंग की साड़ियों को डाई करवा देती है और उनका रंग हरा करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वो जब बाजार जा रही होती है तभी एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और टूनी की साड़ी का सारा रंग उतर जाता है और वो हरी हरी हो जाती है और सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो देखो हरी एलियन, वो देखो हरी एलियन जा रही है। टूनी भागते हुए अपने घर आती है, लेकिन उसकी सास भी उसे पहचान नहीं पाती और उसे कहती है, ए भिकारन, बाहर खड़ी रह, कहाँ अंदर घुसी आ रही है? देखो तो जरा इन भिकारनों के कितने भाव बढ़ गए हैं, घर में घुसी आ रही है। मैं और भिकारन? नहीं तो क्या मैं? चल निकल यहाँ से। माँ जी मैं कोई भिकारन नहीं हूँ, मैं आपकी बहू हूँ टूनी। क्या? लेकिन बहू तेरा ये हाल कैसे हुआ? टूनी उसे पूरी बात बताती है। चल अब नहा ले, जा। हाँ माँ जी जाती हूँ। टूनी सीधा जाकर नहा लेती है और उसका अब वो हरा रंग उतर जाता है। लेकिन उस दिन के हादसे के बाद से वो कभी भी हरी रंग की साड़ी नहीं पहनती और साड़ी तो साड़ी, वो तो साड़ी पहनना ही छोड़ देती है।